एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल लर्निंग द बेसिक्स पर। आज हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन का एक नया टॉपिक फ्लाईव्हील स्टार्ट करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। फ्लाईव्हील होता क्या है? एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, इस पूरे वीडियो में आप इसके बारे में जानेंगे कि फ्लाईव्हील किस तरह से स्पीड को कंट्रोल करता है, किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड कराता है, क्या है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, क्या है कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस, क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन, क्या है कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, क्या है मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, और किस तरह से हम फ्लाईव्हील की रिम की डायमेंशन को डिसाइड करते हैं स्पीड के अकॉर्डिंग। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसीलिए प्लीज़ वॉच प्रॉपरली द कंप्लीट वीडियो। मेरा नाम है आशीष पांडे और मैं एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फ्लाईव्हील। तो बात करते हैं फ्लाईव्हील की। तो फ्लाईव्हील देखिए, मैंने आपको बताया कि एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। अभी आप यही समझिए, ठीक है। एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है जो कि एनर्जी को कंट्रोल करेगी, या एनर्जी को कंट्रोल ना करके ये कहना ज़्यादा उचित है कि एनर्जी की जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी आपके इंजन को या मशीन को, वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड कराएगा फ्लाईव्हील। अगर प्रोवाइड करा रहा है एनर्जी, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से उसको एनर्जी मिल भी रही होगी। ठीक है, तो एक जगह से एनर्जी ली, थोड़ा सा उसके पास एनर्जी स्टोर हुई, उस एनर्जी को जब भी रिक्वायरमेंट हुई तो उस एनर्जी को उसने पास कर दिया। तो इस तरह से फ्लाईव्हील का वर्किंग होता है। और ये जो एनर्जी इसको मिल रही है वो मिलेगी स्पीड के फॉर्म में। ठीक है, मिलेगी किसके फॉर्म में? स्पीड के फॉर्म में। इसीलिए यहाँ पे देखिए आप बोल्ड से ये जो लिखा हुआ है, फ्लाईव्हील कंट्रोल्स द स्पीड वेरिएशंस कॉज्ड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ द इंजन टर्निंग मूवमेंट ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे पर्टिकुलर एक इंजन के लिए बोल दिया है इन्होंने। वैसे कई मशीन्स में भी आपको मिलेगा, जैसे पंचिंग प्रेस मशीन जो होता है वहाँ पे भी यूज़ होता है। तो केवल इंजन ही नहीं है, मशीन्स में भी फ्लाईव्हील्स का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए स्पीड वेरिएशन की बात कर रहा है कि स्पीड वेरिएशन को क्या करेगा? कंट्रोल करता है। तो यानी कि जो स्पीड ये फ्लक्चुएट हो रही है, स्पीड में जो फ्लक्चुएशन हो रही है, इसी फ्लक्चुएशन की वजह से वो एनर्जी स्टोर कर रहा है, और उसी स्टोर्ड एनर्जी को जब भी रिक्वायरमेंट पड़ रही है तो वो प्रोवाइड करा रहा है कौन? फ्लाईव्हील। राइट। कैसे क्या कर रहा है? देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये आपको टर्निंग मूवमेंट डायग्राम एक बताया था 4 स्ट्रोक आईसी इंजन का। यहाँ भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जो पहला 4 स्ट्रोक की बात की है, 4 स्ट्रोक, तो देखिए 0 to 4 पाई लिखा है। पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो टोटल एंगल टर्न कितना हो? 0 to 4 टाइम्स ऑफ 180 डिग्री, यानी कि 720 डिग्री। यानी कि ये पहला 0 to पाई यानी 180 डिग्री का स्ट्रोक था। ये पाई टू 2 पाई यानी कि फिर 180 डिग्री। यहाँ पर ये स्ट्रोक भी 180 डिग्री, यहाँ पर ये स्ट्रोक भी 180 डिग्री। ये 180 डिग्री कौन घूम रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है आपका क्रैंक शाफ्ट। ये जो शाफ्ट आपको दिख रही है, ये जो शाफ्ट आपको दिख रही है, ये है क्रैंक शाफ्ट आपकी। ठीक है, ये पूरी शाफ्ट यहाँ से लेके ये यहाँ तक है। ठीक, और ये है आपका नीचे के साइड वाला ये पार्ट जो है, ये पूरा पार्ट, ये आपका क्या है? फ्लाईव्हील है। ठीक है, तो ये जो फ्लाईव्हील है ये किससे कनेक्टेड है? क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है। और क्रैंक शाफ्ट को कौन मूव कराएगा? ये सारे पिस्टन लगे हुए हैं। ये देखिए मल्टी सिलेंडर है, इसीलिए इसमें कई सारे पिस्टन लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप एक पिस्टन को देखिए, ये पिस्टन जब मूव करेगा तो एक बार, जब मैंने आपको बताया था कि जो पिस्टन हमारा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये पिस्टन हो गया, ये पिस्टन हो गया, ये हमारा सिलेंडर हो गया, यहाँ पे आपके वॉल्व्स होते थे। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये वॉल्व्स हो गए। इस तरह से हम लोगों का एक इंजन था। ठीक है, ये पार्ट हो गया आपका पिस्टन वाला। तो पिस्टन मूव करेगा अप एंड डाउन, टीडीसी टू बीडीसी। आप लास्ट वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने ये सब बताया हुआ आपको, टीडीसी क्या होता है, बीडीसी क्या होता है, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। तो टॉप से बॉटम तक आता है तो एक स्ट्रोक ट्रैवल करता है कौन? पिस्टन। और उस एक स्ट्रोक को जब ट्रैवल करता है तो टोटल जो ये क्रैंक शाफ्ट रोटेट होती है वो होती है 180 डिग्री रोटेट। यानी कि 4 बार रोटेट करेगी तो एक साइकिल कंप्लीट होगी। 4 बार रोटेट करेगी तो एक साइकिल रोटेट, 4 बार टोटल रोटेट नहीं, यानी 180 डिग्री एक बार में, एक स्ट्रोक में 180 डिग्री, तो 4 स्ट्रोक में 720 डिग्री। 720 डिग्री का मतलब 2 बार टोटल रोटेट हो जाएगी ये शाफ्ट। तो जब पहला रोटेशन लेगी, जैसे देखिए जब 180 डिग्री मूव करेगी तो देखिए यहाँ पे कोई भी एनर्जी आपको मिली नहीं। ठीक है, ये तो इनर्शिया की वजह से आती है।
जनरली बहुत कम होती है, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कोई एनर्जी एक तरह से समझ लीजिए मिली नहीं, यहाँ पे भी आपको कोई एनर्जी मिली नहीं, ऊपर से आपको एनर्जी चाहिए, रिक्वायरमेंट है इंजन की, यहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और एग्जॉस्ट की जब बात करें तो यहाँ पे भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी मिली कहाँ पे है? सिर्फ इस वाले स्ट्रोक में, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। तो इसी एक स्ट्रोक में एनर्जी मिलती है। तो जिस स्ट्रोक में एनर्जी मिल रही है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये लाइन जो आ रही है ये आपके टर्निंग मोमेंट की लाइन थी, तो मीन टर्निंग मोमेंट की लाइन थी ये, यानी कि इतना आपको टॉर्क जो है मेंटेन रहता है, इतना टर्निंग मोमेंट जो है मेंटेन रहता है। तो ऊपर का जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा एनर्जी थी। अब ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसको फ्लाईव्हील क्या करता है? अपने पास स्टोर कर लेता है, और बाकी इन तीनों स्ट्रोक्स के टाइम पे अपनी जो उसकी एनर्जी है उस एनर्जी को क्या करता है? रिलीज़ करता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी एक साइकिल के दौरान में ये जो हो रहे हैं फ्लक्चुएशन, ये पूरी एक साइकिल ही है। इस पूरी एक साइकिल के दौरान पर होने वाले जो भी फ्लक्चुएशंस हैं, उन स्पीड में जो फ्लक्चुएशंस हैं, उन स्पीड के फ्लक्चुएशन को किसने एक तरह से कंट्रोल किया? फ्लाईव्हील ने। ठीक है, क्योंकि उसने जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसको स्टोर कर लिया, यानी कि जो एक्स्ट्रा स्पीड, जो यहाँ पे जो स्पीड आनी चाहिए थी, इसको ऐसे समझेंगे कि जब ये 180 डिग्री मूव कर रहा होगा पिस्टन हमारे, वो सॉरी आपका क्रैंक शाफ्ट हमारा, यहाँ पे जो क्रैंक शाफ्ट है ये जब 180 डिग्री पहला मूव करेगा तो ये बहुत ही स्लो मूव करेगा। ऐसे समझिए आप कि बहुत ही स्लो मूव करेगा 180 डिग्री, क्योंकि इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे कोई भी एनर्जी हमें मिली नहीं है, तो ये बहुत स्लो मूव करेगा। अगला जो 180 डिग्री होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी बहुत स्लो मूव करेगा, लेकिन ये जो 180 डिग्री है यहाँ पे ये आपका जो शाफ्ट होगा ये बहुत तेज़ी से मूव कर जाएगा। आप एक सपोज़ करिए सिर्फ कि सक्शन स्ट्रोक आपका 1 सेकेंड में हो रहा है, कंप्रेशन स्ट्रोक भी आपका 1 सेकेंड में हो रहा है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी आपका 1 सेकंड में हो रहा है, लेकिन ये आपका 1 सेकंड से कम में ही होगा, क्योंकि एक्सपेंशन है। जैसे ही केमिकल एनर्जी रिलीज़ हुई फ्यूल की, वैसे ही पिस्टन बहुत तेज़ी से नीचे साइड आएगा। यानी कि ये वाला जो स्ट्रोक है एक्सपेंशन या वर्किंग स्ट्रोक है, ये आपका 1 सेकंड से के फ्रैक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए 1/10 सेकंड में हुआ। तो अब देखिए ये सारी तो चलिए एक हमने ये सपोज़ किया है, ऐसा होता नहीं है 1 सेकंड में 1 सेकंड में 1 सेकंड में। यहाँ तो चलिए स्पीड ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट में स्पीड क्या होगी? बहुत 10 टाइम्स हो गई, यानी कि स्पीड में ऑब्वियस सी बात है फ्लक्चुएशन है, राइट। तो इस पूरी साइकिल में स्पीड में क्या है? फ्लक्चुएशन है, और वो जो फ्लक्चुएशन आ रहा है स्पीड का, उसको जो कंट्रोल कर सकता है वो कौन कंट्रोल कर सकता है? आपका फ्लाईव्हील। ये क्या करेगा? जब भी एक्सपेंशन वाला स्ट्रोक आएगा उस टाइम पे जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा। कैसे स्टोर करेगा वो अभी हम लोग आगे देखते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से फ्लाईव्हील जो है एनर्जी को स्टोर करता है। ध्यान रखिए हमेशा कि एनर्जी को जो स्टोर कर रहा है वो स्पीड के टर्म में और इनर्शिया के टर्म में स्टोर कर रहा है, ये आप याद रखिए, क्योंकि बार बार बोल रहा है इसमें कि स्पीड वेरिएशन को कंट्रोल करता है फ्लाईव्हील। ठीक है, स्पीड वेरिएशन कंट्रोल कर रहा है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक रिजर्वायर है जो कि एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है। तो इसका मतलब है ये हुआ सीधा सीधा कि एनर्जी और स्पीड का सीधा सीधा यहाँ पे रिलेशन मिलेगा हमको फ्लाईव्हील में। ओके, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, आपने फ्लाईव्हील देख लिया, समझ लिया कैसे एक साइकिल में ये स्पीड के वेरिएशन को कंट्रोल करेगा। देखिए यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये एक साइकिल में स्पीड वेरिएशन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, आप अभी आगे गवर्नर में आपको बताऊंगा, या आपने अगर पढ़ा होगा गवर्नर तो आप जानते होंगे कि गवर्नर भी स्पीड के वेरिएशन को कंट्रोल करता है, लेकिन साइकिल, वहाँ पे साइकिल की कोई बात नहीं होती, वहाँ पे लोड की बात होती है कि जब लोड बढ़ गया तब फ्यूल सप्लाई चेंज करा हो गई और स्पीड मेंटेन हो गई, तो वो उस तरह से दूसरे तरीके से स्पीड को कंट्रोल करता है। यहाँ पे जो स्पीड कंट्रोल हो रही है वो किस में? एक साइकिल की स्पीड को जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारा फ्लाईव्हील कर रहा है। तो ये डिफरेंस है फ्लाईव्हील और गवर्नर का, मैं और भी एक्सप्लेन करूँगा जब मैं गवर्नर पढ़ाऊँगा तब। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी स्पीड में जो फ्लक्चुएशन हो रही है तो इसमें एक टर्म आता है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वो टर्म है कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो ये होता क्या है? देखिए मैक्सिमम स्पीड
एक होगी मैक्सिमम स्पीड जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा मिल रही थी आपको, ठीक है। एक होती है मिनिमम स्पीड जहाँ पे एनर्जी सबसे कम मिलेगी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी n1 मान लीजिए मैक्सिमम स्पीड है, n2 मान लीजिए मिनिमम स्पीड है, तो दोनों का ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। ये क्या है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है। अब इस मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को, यानी n1 माइनस n2 को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, मीन स्पीड से। मीन स्पीड को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे। तब ये जो आया आपका n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई n, ये जो आया आपका, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। इसको हम cs से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक्स में k से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल k से। तो ये हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। अब देखिए मीन स्पीड की हम बात करें तो यहाँ यहीं पे मैं आपको मीन स्पीड के बारे में बता देता हूँ। मीन स्पीड क्या हो जाएगी, देखिए भैया, मीन का मतलब हो गया एवरेज, यानी कि जो मैक्सिमम स्पीड हो गई, जो मिनिमम स्पीड हो गई, दोनों का आपको एवरेज ले लेना, यानी n1 प्लस n2 बाई 2 को हम बोलेंगे मीन स्पीड, राइट। तो आगे अभी इसका भी यूज हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड भी आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को मैथमेटिकली हमने निकाला हुआ है, कई बार पूछते हैं तो इसीलिए। तो देखिए n1 n2 मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड हो गई, ठीक है। आरपीएम में है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड n1 माइनस n2, यानी कि स्पीड्स का डिफरेंस डिवाइड बाई मीन स्पीड हो गया। मीन स्पीड को आपने जो है क्या किया, रिप्लेस कर दिया, n1 प्लस n2 बाई 2, ये 2 ऊपर आ गया है, नीचे डिवाइड में 2 करेंगे भी नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड का फॉर्मूला आ गया आरपीएम के टर्म में। अब देखिए ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एन। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर वेलोसिटी और आरपीएम में ये रिलेशन होता है, 2 पाई एन बाई 60 कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। ओमेगा का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। एन का जो यूनिट है वो क्या, आरपीएम है। आरपीएम को आरपीएस बनाना हो तो डिवाइड बाई 60 से कर देंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ओमेगा और एन में रिलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 पाई एन हो रहा है यहाँ पे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन हो रहा है। तो 2 पाई यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, n1 ओमेगा 1 अगर लिखेंगे 2 पाई n1, तो n1 क्या लिखेंगे, ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई। 2 पाई सब जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये मिलेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे ही v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, जहाँ पे v क्या है, लीनियर स्पीड, लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द, यहाँ पे क्या, फ्लाई व्हील की रेडियस ले लेंगे, तो रेडियस ऑफ द फ्लाई व्हील हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द फ्लाई व्हील तो कांस्टेंट रहेगा, तो v1 इक्वल टू आर ओमेगा 1। यहाँ से ओमेगा 1 को रिप्लेस कर दीजिए v1 के टर्म में, तो r तो कांस्टेंट ही हो गया, तो r कैंसिल हो जाएगा, तो v1 v2 और के टर्म में भी आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड मिल जाएगा। थोड़ा सा आपका ध्यान चाहिए होगा यहाँ पे, थोड़े से ध्यान में आप समझ जाएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड क्या है, ठीक है। अब आते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस। देखिए फ्लक्चुएशन और स्टेडीनेस एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी अपोजिट है। फ्लक्चुएशन और स्टेडीनेस मीन्स होता है स्थिरता। तो अगर स्थिरता की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो फ्लक्चुएशन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये इसको हम बोलते हैं 1/CS। अगर m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, स्टेडीनेस को, तो m इक्वल टू 1/CS। CS क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। CS की वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए मीन स्पीड वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, n/n1 माइनस n2, ये आपका कोफिशिएंट ऑफ स्टेडीनेस हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा भी गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि एनर्जी स्टोरेज का जो फॉर्मूला है वो क्या यूज़ करते हैं। देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी को लिखते हैं हम 0.5 I ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा का स्क्वायर ना, ओमेगा का स्क्वायर है इसमें, और ये I हो गया, ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी स्टोर, इसको मान लीजिए E से रिप्रेजेंट कर दिया है। E जो है मीन एनर्जी को दिखाएगा या एनर्जी को दिखाएगा। E इज इक्वल टू I ओमेगा स्क्वायर। इसका एनोलॉगी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से आया, ये 0.5 में है ना, तो ये हाफ हो गया, मतलब हाफ I ओमेगा स्क्वायर। तो इसका एनोलॉगी मतलब ये किसका एनोलॉगी है, वो है आपका एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का एनालॉगी है। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की जो कि लीनियर मोशन कर रहा हो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ, हाफ mv स्क्वायर आपने पढ़ा है। तो v क्या है, लीनियर वेलोसिटी, m क्या है, मास ऑफ द बॉडी। तो जब भी कोई लीनियर मोशन में कोई बॉडी हो, उसकी एनर्जी को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बॉडी रोटेशनल मूवमेंट कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है, तो मास की जगह पे आप इनर्शिया ले आइए और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ले आइए, आपको एनर्जी मिल जाएगी,
तो रोटेटिंग बॉडी की जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, E=12I⍵²। देखिए बच्चा, इसका जो प्रूफ आपको 11th की किसी भी फिजिक्स की बुक में मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ समझ में नहीं आता है या आप पढ़ चुके हैं नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगा। यहाँ पे उसको कवर करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, उतना वीडियो के लिए मेरे पास जो है स्टोरेज नहीं है तो इसीलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ½ आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, ओमेगा क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, रोटेटिंग बॉडी का, यानी कि यहाँ पे फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओमेगा किसकी, फ्लाईव्हील की, यानी कि एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील। फिर आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं, तो ये तो आप जानते ही होंगे। देखिए इनर्शिया आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया सेकंड लॉ नहीं, फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन का। इनर्शिया क्या है, कोई बॉडी का स्टेट चेंज का अपोज करती है, कोई बॉडी अपने स्टेट चेंज का अपोज करती है, यानी कि अगर स्टे है तो स्टे रहना चाहती है, अगर मूव कर रही है तो मूव करती रहना चाहती है, तो अपोज कर रहा है। तो यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका मतलब है कोई भी बॉडी अपने रोटेशन का अपोज करेगी, रोटेशन को रेजिस्ट करेगी, तो उसको बोलेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ही हम सेकंड मोमेंट ऑफ मास भी बोलते हैं, ठीक है, सेकंड मोमेंट ऑफ मास भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है I=mk²। यहाँ पे के स्क्वायर है, ये एम के का स्क्वायर है, ठीक है। जहाँ पे ये के क्या है, के है रेडियस ऑफ जायरेशन। अब ये रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, देखते हैं इसको। देखिए जैसे आपने सपोज़ किया कि कोई एक डिस्क है, ये एक डिस्क हो गई, इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क आपका रोटेट कर रही है, तो इसमें जो एनर्जी मान लीजिए एंगुलर स्पीड इसकी ओमेगा हो गई, तो इसका जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, ½ I⍵² हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इसकी ½ I⍵² आ जाए। इसका जो आई होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी डिस्क का क्या होता है, I=12mr² होता है बच्चा, ½ mr² होता है, ठीक है, mr² होता है। ये भी आपको, इसका भी प्रूफ है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं ज़रूर ये प्रूफ भी आपको करा दूंगा। किसी डिस्क का, किसी सॉलिड डिस्क का जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ½ mr², जहाँ पे m उस डिस्क का मास है, r उस डिस्क की रेडियस है। तो यहाँ पे जो ये आई आ रहा है ये किसी डिस्क का आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाल लिया। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन की। देखिए आप क्या करिए कि ये जो डिस्क आपको मिली है, इस डिस्क को इसी के बराबर के मास के एक किसी रिजिड बॉडी से रिप्लेस कर दीजिए, यानी कि एक आप छोटी सी बॉल लीजिए, इस बॉल का जो मास है वो इसी डिस्क के बराबर है, यानी अगर इस डिस्क का मास m है तो इस बॉल का मास भी m हो गया। उसके बाद इस बॉल को आप किसी एक्सिस के अबाउट मूव कराइए, रोटेट कराइए, ठीक है, रोटेट कराइए। तो रोटेट जब कराएंगे तो रोटेशन की जो इस एंगुलर वेलोसिटी लेंगे इसकी, वो क्या लेंगे, वो भी ओमेगा लेंगे, यानी कि यहाँ पे जो इस डिस्क की ओमेगा थी वही इस बॉल की भी ओमेगा है। अब जब मास सेम हो गया, ओमेगा सेम हो गया, तो अब इस एक्सिस से इसकी वो डिस्टेंस, इस मास की वो डिस्टेंस जहाँ पे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जो कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, यानी कि वो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मान लो आप के है, ठीक है। तो ये के इस तरह से मिल जाए कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉल का मिल रहा है हमें, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉल इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क। तो ये वो लेंथ है, ये जो आपके सेंटर से और इस बॉल के बीच की वो लेंथ जहाँ पे वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिले जो कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था। तब इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं, ठीक है। जनरली हम रेडियस ऑफ जायरेशन फ्लाईव्हील के केस में, चूँकि फ्लाईव्हील का सारा मास जो है बाहर पेरीफेरी पे ही रहता है जनरली, तो हम जो है के की वैल्यू आर के बराबर ही पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। ये कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ नहीं है कि, या इतनी कठिन चीज़ नहीं है कि आपको समझना है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर आपको समझ आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में, और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये जो एनर्जी फ्लक्चुएशन होती है ना, वो क्या है, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी हम देखेंगे क्या है। तो देखिए
जब मिनिमम स्पीड थी, मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी थी, तो मान लीजिए मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा 1 और मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 माना, तो एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर, और मिनिमम क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर। दोनों का डिफरेंस ले लीजिए तो आपको फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि हाफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर। इसको इन्होंने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, अरेंज क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए अरेंज कर रहे हैं, अरेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनको फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड के टर्म में, क्योंकि आपको जो न्यूमेरिकल मिलेगा फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी के केस का जो न्यूमेरिकल मिलेगा, उस न्यूमेरिकल्स में आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड वगैरह दिया रहेगा, या रेडियस ऑफ जायरेशन दिया रहेगा, या एनर्जी मीन एनर्जी क्या है वो दी रहेगी, तो उनके टर्म्स में भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए अरेंजमेंट है, आई ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 स्क्वायर, इसको हमने ब्रेक कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में। अब देखिए ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और यहाँ पे ये डिवाइड बाई 2 था, हाफ जो है, इस हाफ का डिवाइडेड बाई 2 वाला पार्ट लेके और हमने इसको लिख दिया सीधे सीधे क्या, मीन एंगुलर स्पीड, यानी कि ओमेगा लिख दिया, और बाकी ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आए, यहाँ भी हमने ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ओमेगा स्क्वायर, और डिवाइड करेंगे तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई ओमेगा, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद क्या किया, इस पूरे पोर्शन को हमने क्या लिख दिया, ये कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड हो गया। देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ये हो गया ना, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 नीचे आ जाएगा, तो मीन स्पीड ओमेगा आ जाएगा। तो उसी से हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, किससे, सी एस से। देखिए ये देखिए सी एस से रिप्लेस कर दिया है। तो आई ओमेगा स्क्वायर, आई क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपका रेडियस ऑफ जायरेशन के टर्म में निकालेंगे तो इस तरह से यहाँ पे देखिए आई ओमेगा स्क्वायर सी एस हो गया, और ये ई लिख दिया यहाँ पे, ई इज इक्वल टू, देखिए हम लोग क्या लिख रहे थे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लिख रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो 2 इंटू हाफ ये कैंसिल हो जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर बचेगा सिर्फ, तो 2 ही आ जाएगा, आई ओमेगा स्क्वायर की जगह 2 ही हो गया, और ये सी एस हो गया। राइट, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा क्या है फ्लक्चुएशन, इसी को मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से फ्लाईव्हील के डायमेंशंस हम लोग डिसाइड करते हैं या फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि देखिए फ्लाईव्हील किसी एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रही होगी, और एक रोटेटिंग मेंबर है, तो रोटेटिंग मेंबर है तो उसमें क्या होता होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता होगा। किसी भी रोटेशनल मोमेंट में कोई बॉडी होती है रोटेशनल मोशन में, तो उस पर बाहर की तरफ उसके मास की वजह से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, उस मटेरियल में कुछ ना कुछ एक टेंशन टाइप का आएगा, टेंशन आएगा। तो उस टेंशन को बैलेंस करना है, या फिर हमें किस तरह से डिज़ाइन करें कि वो टेंशन इतना ना हो कि बॉडी जो है आपका क्या ब्रेक कर जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो उसके लिए हम डायमेंशंस जो है डिसाइड करेंगे, तो क्या किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं वो हम देख लेते हैं। देखिए ये एक फ्लाईव्हील हमने बनाई हुई है, तो ये फ्लाईव्हील का जो क्रॉस सेक्शन, ये आपको प्लेन दिख रहा है, ये वास्तव में प्लेन नहीं है, 3 डायमेंशनल है। सपोज़ करिए एक आपके पास कोई रेक्टेंगुलर बार ही था, सपोज़ करिए इस तरह से बार था ये, है ना, और इस बार को आपने क्या किया, ये बार था, इस बार को आप मोड़ दीजिए, मोड़ के जोड़ दीजिए, तो यानी कि इसको आप सर्कुलर फॉर्म में इस तरह से कर दीजिए, तो अब ये बन जाएगा फ्लाईव्हील। ठीक है, तो फ्लाईव्हील, या ये समझिए आप कि इस फ्लाईव्हील का जो क्रॉस सेक्शन है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर टाइप है। क्रॉस सेक्शन आप इसको कट करके देखेंगे टॉप से, इधर से देखिए आप कट करके, तो आपको रेक्टेंगल दिखेगा, ये आप जानिए रेक्टेंगल दिखेगा। तो आप इस पे लगने वाला जो भी फोर्सेस हैं वो हम देखते हैं, फ्लाईव्हील अगर मोशन कर रहा है तो सबसे पहले पैरामीटर्स क्या क्या है, डी जो है इसका मीन डायमीटर हो गया, कैपिटल डी, आर मीन रेडियस हो गया, ए जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया हम, अभी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ से जो आप खड़े होकर देखेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसी को क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलेंगे। वो हमने क्या माना है यहाँ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लिया है, कैपिटल ए। डेंसिटी रिंग के मटेरियल की रो मान ली, फ्लाईव्हील का जो स्पीड है वो एन मान लिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और वी जो है आपका लीनियर वेलोसिटी हमने मान ली। सिग्मा हमने मान लिया जिस मटेरियल का बना है, किसी मटेरियल का बना होगा, तो सिग्मा क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस है। तो टेंसाइल स्ट्रेस किस वजह से आएगा, मैंने अभी बताया आपको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, जब ये बाहर की तरफ इससे फोर्स लगेगा तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है इन सब पॉइंट्स पे क्या होगा, स्ट्रेस आएगा। तो वो जो स्ट्रेस है उसी को हम यहाँ पे सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब इसका छोटा सा एलिमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं, जो यहाँ पे हैश्ड पार्ट है इसका, वो हमने एलिमेंट कंसीडर किया, और उसका हमने एरिया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो ए, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, आप ये जो डॉटेड वाला पॉइंट है, ये डॉटेड जो लाइन दिख रही है आपको, आपकी ये डॉटेड लाइन
पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि इस डॉटेड लाइन की लेंथ हमें देखनी क्या है। तो लेंथ हमारी देखिए यहाँ से ये आर, इसकी लेंथ, ये रेडियस होगी आर इस डॉटेड लाइन तक, तो आर हो गई, और इस पार्ट की लेंथ चाहिए आपको, तो ये क्या आर इंटू ये एंगल क्या है डेल्टा थीटा, आर इंटू डेल्टा थीटा क्या हो जाएगी लेंथ, लेंथ इंटू एरिया कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा, तो आर डेल्टा थीटा हो गई लेंथ, और ए था क्रॉस सेक्शनल एरिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको वॉल्यूम मिल गया। वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से आप बच्चा मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मास मिल जाएगा, तो यानी कि इस स्मॉल एलिमेंट का मास निकाल लेते हैं। मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी आपने देखिए यहाँ पे रो मानी हुई है, तो रो इंटू वॉल्यूम कर दिया, मास मिल गया आपको। ठीक है, अब हमें पता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है हमने पढ़ा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखिए मास आपने कैलकुलेट कर लिया है इस छोटे एलिमेंट का, डी एम इज इक्वल टू ये हो गया, तो डी एफ इस एलिमेंट पे सिर्फ लगने वाला मास क्या हो जाएगा, डी एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसको पुट कर दीजिए आप तो ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है ये हो गया लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किस पे, इस एलिमेंट पे लगने वाला फोर्स, और जो कि लगेगा किधर, बाहर की तरफ लगेगा। अब ये बाहर की तरफ लग रहा है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, यहाँ पे देखिए ये जो पी दिखाया हुआ है, ये जो पी दिखाया हुआ है ये सिग्मा का ही सिग्मा से रिलेटेड है, पी लगने वाला जो हुप स्ट्रेस बोलते हैं इसको, है ना, ये पी इसको बैलेंस करेगा, बाहर जाने वाला। जैसे आप किसी रबड़ की एक डिस्क को ले लीजिए और इस पर ताकत लगाइए, बाहर की तरफ इसको खींचिए किसी फोर्स से, मान लीजिए फोर्स से आप इसको बाहर की तरफ खींच रहे हैं, तो इसको जब खींचेंगे तो ये वाला पार्ट जो होगा, दोनों पार्ट यहाँ पे क्या करेगा, ये आपके फोर्स का अपोज करेंगे ना, ये इस वाले पोर्शन पे अपोज करेंगे, फोर्स लगेगा। तो ये जो फोर्स अपोज कर रहा है यही यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है पी से दिखाया गया है, पी से, ये वाले फोर्स। ठीक है, ये वाले फोर्स आपको पी से रिप्रेजेंट किए गए हैं। अब इस पी को बैलेंस कर रहा है ये आपका लगने वाला बाहर की तरफ फोर्स को पी बैलेंस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए डी एफ का वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं, क्योंकि ये बाहर की तरफ लग रहा है, तो हम इसका, चूँकि ये नीचे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसका भी वर्टिकल एलिमेंट, अरे बैलेंस इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज आपने पढ़ा है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, आपको ये अप्लाई करना है यहाँ पे, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकालिए डी एफ का वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको अभी। इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना है, ये इसका ये हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखिए, ये एंगल क्या है, ये एंगल देखिए हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल थीटा है ना, तो यानी कि ये एंगल इसका फोर्स है थीटा हो जाएगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट हो गया ये हो जाएगा डी एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल वाला हो जाएगा डी एफ साइन थीटा। इतना तो आपको पता ही होगा, नहीं बताया भैया तो कमेंट करिए, मैं आपको बताता हूँ कि ये डी एफ साइन थीटा आएगा वर्टिकल कंपोनेंट। और इस डी एफ साइन थीटा को बैलेंस कौन करेगा, ये वाला पी और ये वाला पी, यानी 2p इज इक्वल टू डी एफ साइन थीटा आया, डी एफ साइन थीटा आया। और डी एफ को अभी आपने यहाँ पे निकाला हुआ है बच्चा, ये देखिए डी एफ की वैल्यू निकाली हुई है, डी एफ की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, इतना आसान है ये, डी एफ साइन थीटा, डी एफ की वैल्यू आप पुट कर दीजिए साइन थीटा के टर्म में। उसके बाद क्या करना है आपको, ये डी एफ की वैल्यू आई, डी एफ क्या है छोटे से एलिमेंट का, तो टोटल एलिमेंट है, उस टोटल एलिमेंट पे लगने वाला जो फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, वो कैसे निकालोगे, तो भैया यहाँ देखो ये जो एलिमेंट है वो जो है हमारा कितने एंगल पे आपने लिया था, थीटा एंगल पे, तो ये थीटा एंगल जो लिया है, तो भैया यहाँ पे थीटा क्या है, 0 है, इस लाइन पे थीटा 0 है, और यहाँ पे थीटा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है, तो कितना हो गया थीटा 180 डिग्री हो गया। तो भैया आप क्या करो ना, इस एलिमेंट को 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रेट कर दिया 0 to पाई, इंटीग्रेट करोगे, किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, थीटा के टर्म में, तो थीटा हमारा क्या है, वेरी कर रहा है ना, एंगल 0 से 180 डिग्री तक पूरा मटेरियल आएगा ना, तो उसी में इंटीग्रेट कर दीजिए 0 to पाई, इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगा 2 रो ए आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाला है, टोटल जो लगेगा हमारा जो फ्लाई व्हील है उस पर। अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा था, वही 2p, जो 2p अभी दिखाए थे ना, ये वाला p और ये वाला p, तो 2p हो गया ना। p को सिग्मा के रिस्पेक्ट में निकालिए, p लगने वाले फोर्सेज हैं और सिग्मा स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना भैया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ना, तो वही सिग्मा इंटू ए करना है, तो P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो गया, तो 2p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, और यही बैलेंस करेगा किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो दोनों को इक्वेट कर दो भैया, ये इक्वेट कर दिया, इक्वेट करने के बाद हमको v कहाँ से आ गया भैया, देख लो यहाँ पे, ये देखो
ये आया 2 आपने इस वाली इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन को बराबर कर दिया। अब जो आर ओमेगा स्क्वायर है v इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू होता है आर इंटू ओमेगा होता है, यानी लीनियर वेलोसिटी के टर्म में अगर आपको निकालना हो तब की बात कर रहा हूँ। v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, यहाँ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यानी v स्क्वायर इक्वल टू आएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। पुट कर दोगे तो यहाँ v स्क्वायर नहीं आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो सिग्मा इज इक्वल टू रो इंटू वी स्क्वायर हो गया, v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन रो अंडर रूट में आ जाएगा, बस हो गया फॉर्मूला। इस स्पीड के लिए इतना सिग्मा वाला मटेरियल चाहिए हमको, इस डेंसिटी वाला मटेरियल चाहिए हमको। डेंसिटी पता है, सिग्मा पता है, स्पीड पता है, सब पता है। या सिग्मा चाहिए, वो सिग्मा निकालना है तो 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, स्पीड निकालनी है तो 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। 2 पता है, दो नोन है, एक अननोन है, आराम से निकल आएगा, ठीक है। फिर मास वगैरह के बारे में दिया हुआ है कि मास निकालने तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दिया, तो जैसा मटेरियल लोगे उसके हिसाब से वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा आप जानने की जरूरत नहीं है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू बी इंटू टी कर दिया, बी विड्थ हो गई, टी थिकनेस हो गई, तो ये तो बहुत सिंपल है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि कैसे डायमेंशन हम जो है फ्लाई व्हील के रिम के डिसाइड करते हैं, और ये बहुत ईजी है, कोई बहुत टफ नहीं है ये। अगर आप थोड़ा ध्यान से 1-2 बार और देख लीजिएगा, वीडियो नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। वेरी वेरी थैंक यू। आप लोगों का प्यार मिल नहीं रहा है कायदे से, तो आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।